Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Very sweet. Good morning. सुन पा रहे हैं आप मुझे? Yes, sir. ओके। देखिए, उस दिन अपन क्लास ले रहे थे, फिर मेरा फोन ऑफ हो गया था और क्लास नहीं हो पाई थी। तो कल का आपका अवकाश था, छुट्टी का आपको पता नहीं था, कल के अवकाश था? पता आप था मैसेज सर। डाल दिए थे मुझे। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आज अपन क्लास ले रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो उसी जो परसों हमने कंसेप्ट किया था उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं नया टॉपिक आपके यहाँ शुरू करूंगा। थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, ये हम आज नए विषय के तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम जो चर्चा करेंगे वो जो उस दिन का जो कंसेप्ट हमारा थोड़ा रह गया था उस पर मैं पहले आपसे चर्चा करूंगा क्वेश्चन आंसर पर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नाउ क्लास स्टार्ट, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये स्लाइड हमारा उस दिन चल रहा था और इस पे मैं आपसे बात कर रहा था, जिसमें कुछ क्वेश्चनों पे मैंने चर्चा आपसे कर ली थी। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बार फास्ट हम रिवाइज कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चनों में एग्जाम में आते हैं इनमें से आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? इसका आंसर हमने उस दिन देखा था और आपको बताया भी था कि दो देशों के अंतर्गत व्यापार जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और दो क्षेत्रों या किसी देश की सीमा के अंतर्गत होने वाला जो व्यापार होता है वो कौन सा व्यापार कहलाता है? अंतर क्षेत्रीय व्यापार। ठीक है, ये उस दिन आपको बता दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं या सेवाओं के होने वाले आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो देश की सीमा के अंतर्गत वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान है, और इससे सेकंड जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है उसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के बीच जो वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसे छात्रों कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कौन सा व्यापार कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें बी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई एक समानता आपको बतानी है कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी पाई जाती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पाई जाती है, दोनों प्रकार के व्यापार में जो दशा पाई जाती है उस एक समानता को आपको यहां बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोनों में क्रेता विक्रेता का होना। जब तक दो पक्ष व्यापार में नहीं होंगे तब तक हम व्यापार की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यापार में दो पक्षों की चर्चा की गई है और उसमें कहा गया है कि एक पक्ष लेने वाला होता है, एक पक्ष देने वाला होता है। तो दो पक्षों का जो व्यापार होता है तभी जाकर वो व्यापार बन पाएगा, अन्यथा व्यापार नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो विशेषता है आपकी क्रेता विक्रेता का होना, ये दोनों प्रकार के व्यापार में पाया जाता है। अगला हमारा ऑप्शन है दोनों में भाषा का अंतर होना। देखो, भाषा का अंतर तो स्वाभाविक है कि भाषाएं तो अलग अलग हो सकती है, समानता नहीं हो सकती। किसी व्यापार में दूसरे प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है और दूसरे देश में अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक देश के अंदर एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आलोचक यहाँ ये कहते हैं कि भाषा का जो अंतर है ये भी आंशिक अंतर है, डिग्री मात्र का अंतर है, पूर्ण अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि एक देश में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है, जैसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है
तो इसमें भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कहीं बंगाली बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, कहीं बिहारी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, ठीक है ना, कहीं हिंदी बोली जाती है। जैसे उत्तर दक्षिण की बात करेंगे तो उत्तर भारत में हिंदी का ज्यादा चलन है, और दक्षिण भारत की यदि हम बात करेंगे तो अंग्रेजी का ज्यादा चलन है। तो कहने का मतलब अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी भाषा का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ये जो अंतर है ये डिग्री मात्र का अंतर है, पूर्ण अंतर इसको भी नहीं माना जाएगा। इसलिए अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को इस आधार पर अलग करना तार्किक नहीं हो सकता। तीसरा जो विकल्प था इसमें दोनों में प्रतिबंधों का होना। छात्रों ये भी दोनों में समानता नहीं हो सकती, क्योंकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अलग प्रकार के प्रतिबंध होते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अलग प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। इसलिए इसको हम समानता के बिंदु में नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारें होती हैं और उन सरकारों के अलग अलग नियम कानून होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबंध भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको समानता के अंतर्गत हम नहीं लेंगे। और चौथा जो इसमें विकल्प दिया है वो दिया है दोनों में मुद्रा की इकाई अलग अलग होना। छात्रों ये भी आपको स्पष्ट है कि दोनों देशों में या दो अलग अलग व्यापार करने वाले पक्षों में मुद्रा की जो इकाई होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अलग मुद्रा काम करती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अलग मुद्रा काम करती है। जैसे भारत में रुपए काम कर रहा है मुद्रा के तौर पर और अमेरिका में डॉलर काम कर रहा है। इसी प्रकार चीन में युआन काम कर रहा है, जापान में येन काम कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो काम कर रहा है, ठीक है ना, फ्रांस में फ्रैंक काम कर रहा है। तो अलग अलग देशों की मुद्राएं अलग अलग हैं, इसलिए अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां चार विकल्प में से कौन सा विकल्प ठीक होगा? दोनों में क्रेता विक्रेता का होना। छात्रों ये जो विकल्प है अपना फर्स्ट वाला विकल्प, ये ठीक होगा, दोनों में क्रेता विक्रेता का होना, ठीक है। ये आपका एक विकल्प के तौर पर सही माना जाएगा। इसके अलावा देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है अंतरराष्ट्रीय आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय दोनों का मुख्य आधार क्या है? अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार क्या है जिसके कारण व्यापार किए जाते हैं? तो छात्रों आपको पता है कि एडम स्मिथ जो हुए हैं उन्होंने वणिकवाद और संरक्षणवाद इन दोनों विचारधाराओं का खंडन किया है। वणिकवाद तो मर्चेंटिज्म था, जिसको आपने सेकेंड पार्ट में पढ़ा होगा। वणिकवाद का मतलब होता है जो व्यापारियों द्वारा पहले जो व्यापार किए जाते थे, या वणिकवाद की जो प्रक्रिया है जो स्थानीय परिस्थितियों में हम जो लेन देन का काम कर लेते थे, ठीक है ना, मजदूर, खेतिहर मजदूर, जागीरदार, सीमांत, कृषक, इनके द्वारा जो लेन देन काम करते थे वो सब वणिकवाद में आता था, जो व्यापार से जुड़ा हुआ था। और एक संरक्षणवाद की प्रक्रिया है। संरक्षणवाद का मतलब होता है हमारी आर्थिक क्रियाओं में दूसरे व्यक्ति की भागीदारी को समाप्त कर देना, संरक्षणवाद कहलाता है। उसको प्रोटेक्टिज्म कहते हैं। विभिन्न प्रकार के नियम कानूनों के द्वारा दूसरे देश की आर्थिक क्रियाओं को शामिल ना करना, उसको रोक देना, ये संरक्षणवाद होता है। तो ये दोनों प्रकार की जो विचारधाराएं थी, ये दोनों प्रकार की जो अवधारणाएं थी, वणिकवाद और संरक्षणवाद, वो प्राचीन काल में बहुत अधिक प्रचलन में थी। कोई भी देश अपनी इकोनॉमी के अंदर दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था, लेकिन एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का उद्भव और विकास किया 1776 के अंदर, तो उन्होंने इन दोनों प्रकार की प्राचीन जो विचारधाराएं थी, अवधारणाएं थी, उनका खंडन किया कि वणिकवाद और संरक्षणवाद दोनों इकोनॉमी के विकास के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि संरक्षणवाद होगा तो दूसरे देशों की तकनीक है, कैपिटल फॉर्मेशन है, वहां की सभ्यता संस्कृति है, ठीक है, वहां के जो विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लाभ है, उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए उसने कहा कि इकोनॉमी में तो स्वतंत्र व्यापार की नीति होनी चाहिए। तो एडम स्मिथ एक ऐसा पहला विद्वान था जिसने स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। और उन्होंने जो प्रकृतिवादी थे, सबसे बड़ा प्रकृतिवादी रूसो था। रूसो का नाम सुना होगा आपने, हॉब्स ऑफ रूसो। तो रूसो उनमें प्रकृतिवादी था। तो जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यह अवधारणा को थोड़ा ध्यान से सुनना छात्रों। रोको मत जाने दो, इसमें केवल कॉमा लगाने से डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत, यहां मैं कॉमा लगा रहा हूं, जाने दो, इसका मतलब ये स्वतंत्र व्यापार की नीति है।
मतलब किसी प्रकार के आर्थिक लेन देनों में किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाने हैं, उसको रोकना नहीं है, उसको फ्री ट्रेड करने देना है, फ्री जाने देना है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट हमें पैदा नहीं करनी है। तो रोको मत जाने दो, ये स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन कर रहा है। और यदि इसी में मैं ये कहूं रोको कॉमा मत जाने दो, तो ये संरक्षणवाद है, मतलब उसको रोक दो मत जाने दो। तो जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी रोको मत जाने दो, जो खुले व्यापार का समर्थन करती थी, उस विचारधारा का समर्थन उस समय एडम स्मिथ ने किया, स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या बना कि व्यापार क्यों करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके विकल्प जो आपके सामने है उनमें पहला विकल्प है श्रम विशिष्टीकरण एवं कार्यों का केंद्रीकरण। श्रम विशिष्टीकरण की बात तो ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार श्रम विशिष्टीकरण बन सकता है, लेकिन कार्यों का केंद्रीकरण ये नहीं बन सकता। कार्यों को यदि आप एक केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही जगह उनको इकट्ठा करना, एक ही क्षेत्र में कार्य करना या उनका कार्य का मिलना, ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण की बात की जाती है कि कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों से हमें प्राप्त करना है, कार्य व्यवसाय को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना है, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में। तो केंद्रीकरण की जो बात की गई है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या व्यापार का आधार नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प हमारा बनता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, ये पूर्ण आधार बनता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का और अंतर क्षेत्रीय व्यापार का। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण कि वैश्विक इकोनॉमी के अंदर लोगों को श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ मिलने चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था कि पहले आपको विशिष्टीकरण को समझना होगा। विशिष्टीकरण क्या होता है छात्रों? किसी भी कार्य को करने की जो विशेष योग्यता होती है, विशेष दक्षता होती है, जिसकी वजह से वो कार्य कम से कम लागत में हो सके, ठीक है ना, तो वो विशिष्टीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाने में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रखा है, मैंने इकोनॉमिक्स से संबंधित सभी प्रकार की पढ़ाई पूरी कर रखी है, तो मैं इकोनॉमिक्स आपको बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे टेक्निक और टूल्स के माध्यम से पढ़ा सकता हूं। ये मेरी योग्यता है। यदि इसी कार्य को करने में किसी दूसरे अनट्रेंड व्यक्ति को लगा दिया जाए जो इस कार्य में विशिष्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा जब ये कार्य किया जाएगा तो इससे लागत जो है वो बढ़ेगी, और किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा तो उससे लागत घटती है। तो विशिष्टीकरण के लाभ पूरी दुनिया को मिलने चाहिए। ये तो मैंने एक उदाहरण देकर आपको बताया। जैसे हम बात करते हैं कि कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अमेरिका में सस्ती बनाई जा सकती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो चाइना में सस्ती बनाई जा सकती हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो जापान में सस्ती बनाई जा सकती हैं, और कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो भारत में अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग देशों के अंदर किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में जो विशेषता प्राप्त कर रखी है उसके कारण उसकी लागत कम होती है, और फिर आयात निर्यात करके हम पूरी दुनिया उसका लाभ उठा लेते हैं। जैसे पहले भी मैंने उदाहरण दिया था आपको दर्जी और मोची वाला, कि दर्जी का जो काम है वो कपड़े सिलना है और मोची का जो काम है वो जूते चप्पल बनाना है। अब दोनों अपने अपने कार्य में दक्षता को प्राप्त करे हुए हैं कि मोची जितने कम समय में अच्छे तरीके से जो जूते बना सकता है वो दर्जी नहीं कर सकता। दोनों सिलाई का काम कर रहे हैं। दर्जी को यदि जूते बनाने में, चप्पल बनाने में लगा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस काम को करने में लागत बढ़ जाएगी, और जब उसकी लागत बढ़ जाएगी तो उसका सीधा प्रभाव किस पर आएगा? उपभोक्ता पर आएगा। उपभोक्ता उन वस्तु को क्रय करेगा, उच्च लागत पर खरीदना पड़ेगा उनको। इसी प्रकार यदि मोची को कपड़े सिलने में लगा दिया जाए तो वहां भी लागत बढ़ जाएगी। अब विशिष्टीकरण ये कहता है दोनों अपने अपने काम करें। जो मोची है वो अपना काम करे, जो दर्जी है वो अपना काम करे। तो इससे क्या होगा कि दोनों पूरी ताकत के साथ पूरे समय को अपने काम में लगा दें, और उससे जो एक्सेस उत्पादन होगा उसका वो आदान प्रदान कर लें। मतलब दर्जी जो अतिरिक्त कपड़े सिलेगा वो मोची को दे दे, और मोची जो अतिरिक्त चप्पल जूते बनाएगा वो दर्जी को दे दे। तो दोनों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी और वर्ल्ड इकोनॉमी को उसका लाभ भी मिल जाएगा। तो छात्रों यहां हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है, और इस श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के जो लाभ हैं वो सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ये वाला आंसर होगा, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। छात्रों अगला हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता का कारण।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रश्न को समझना एक बार है कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो अलग प्रकार का सिद्धांत है। उसको समझने के लिए अलग सिद्धांत बनाने की जरूरत है। तो क्यों, उसकी क्या विशेष ऐसी बातें हैं जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अलग करता है। अब ये तो चूंकि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कुछ विद्वान तो कहते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक ही है, कि दोनों में कोई भेद नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार की जो दशाएं हैं वो आगे जाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निर्माण करती हैं। ये तो आधुनिक अर्थशास्त्र, क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, रिकॉर्ड है, जे.एस. मिल है, वो ये कहते हैं कि अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ये दोनों अलग अलग प्रकार के उदाहरण है, दोनों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो यहां जो बात की गई है वो ये की गई है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता का कारण क्या है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। उत्पादन के साधन सभी स्तरों पर गतिशील होते हैं। जब उत्पादन के साधन सभी स्तरों पर गतिशील होंगे तो फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार अलग नहीं हो सकता। जबकि आपको ये बताया गया था कि स्थानीय बाजार में तो या स्थानीय व्यापार में तो उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन के साधन पूर्णतः अगतिशील होते हैं। मतलब भारत में काम करने वाला साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो पूंजी हो, ठीक है, भूमि हो या साहस हो, वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है। ये उसकी गतिशीलता है, पूर्णतः गतिशील है। लेकिन हमारा जो श्रम है, हमारी जो पूंजी है, वो दूसरे देशों में अगतिशील है, नहीं जा सकता। उसमें कुछ रुकावटें हैं, भाषा संबंधी रुकावटें हैं, बाजार प्रक्रिया की रुकावटें हैं, कुछ संस्कृति सभ्यताओं की रुकावटें हैं, कुछ परंपराओं की रुकावटें हैं, ठीक है, कुछ हमारे लेन देन विनिमय के जो तरीके हैं उनकी रुकावटें हैं, कुछ जलवायु की रुकावटें हैं। ठीक है, तो ये सारी जो दिशाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में श्रम को अगतिशील बनाती हैं। तो इसमें उत्पादन के साधन सभी स्तर पर गतिशील होता है, ये गलत बात है। ये इसका सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो अगतिशील होते हैं और स्थानीय बाजार में गतिशील होते हैं। दूसरा इसका विकल्प है उत्पादन के साधन सभी स्तरों पर गतिहीन होते हैं, मतलब अगतिशील होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, सभी स्तरों पर थोड़ी होता है गतिहीन। स्थानीय बाजार में, स्थानीय व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में तो गतिशील होते हैं, गतिहीन नहीं होते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गतिहीन होते हैं। तो ये भी इसका आंसर सही नहीं हो सकता छात्रों। अगला हमारा जो विकल्प है वो है उत्पादन गतिशील और विदेश में गतिहीन हो जाते हैं, अगतिशील हो जाते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3rd, उत्पादन के साधन एक देश में गतिशील और विदेश स्तर में गतिहीन होते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की चाहत, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए छात्रों, 6ठा क्वेश्चन अपना, एक देश में श्रम व पूंजी के साधनों की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच गतिहीनता की तुलना में। क्वेश्चन को समझना, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। एक देश में श्रम व पूंजी के साधनों की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच गतिशीलता में तुलना अधिक होती है। मतलब एक देश में उत्पादन के जो साधन है वो आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्या जिस गति से एक देश के अंदर उत्पादन के साधन गतिमान हो जाते हैं, क्या उसी गति से दूसरे देश में गतिमान होते हैं, गति से गतिमान होते हैं या गतिमान होते हैं? इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है कि एक देश में श्रम व पूंजी के साधनों की गतिशीलता की तुलना करो। समान होती है, कम होती है या अपरिवर्तित होती है? समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को आप? सलोनी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? हाँ सर, थोड़ा क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर होगा इसका? देखो क्वेश्चन ये है, एक देश में श्रम और पूंजी के जो साधन है वो गतिशील होते हैं और विदेश में नहीं होते हैं।
तो उनकी तुलना करनी है कि एक देश में ज्यादा गतिशील होते हैं या विदेश में ज्यादा गतिशील होते हैं। तो आपको एक देश के संदर्भ में बताना है, अधिक होते हैं, समान होते हैं या कम होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? अधिक होते हैं। अधिक होते हैं। अधिक अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे देश में उत्पादन के साधन को किसी प्रकार की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे वो भाषा की रुकावटें हों, चाहे वो जलवायु की रुकावटें हों, चाहे वो संस्कृति सभ्यता की उसकी रुकावट, इन सब में एक, इसलिए जल्दी से हमारा साधन गतिमान हो जाता है। जैसे अपन बांदीकुई में काम कर रहे हैं, तो अपन बांदीकुई में काम कर रहे हैं तो हम जयपुर जाकर भी हम काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। और जब हम अमेरिका में जाएंगे काम करने के लिए तो रुकावटें आएंगी। किस प्रकार की रुकावटें आएंगी? पहले तो हमें लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अमेरिका का, फिर वहां की क्लाइमेट में हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, वहां के लोगों के साथ हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, वहां की बाजार की जो दशाएं हैं उनको समझना होगा, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश होता है उसके अंदर साधन अधिक गतिशील होते हैं और विदेश में साधन कम गतिशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना 7वां क्वेश्चन है, एक देश की सरकार किसी वस्तु के उत्पादन हेतु उद्यमी को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जबकि उसी वस्तु के उत्पादन पर दूसरे देश की सरकार प्रतिबंध लगाती है, तो इसका अभिप्राय क्या होगा? मतलब एक देश में तो जो उद्यमी होता है उसको उत्पादन करने के लिए सरकार सहायता करती है, जबकि दूसरे देश के उत्पादन में वो क्या लगा देती है? प्रतिबंध लगा देती है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव दोनों देशों की उत्पादन लागतों में कोई अंतर नहीं आएगा, ये तो गलत बात है। उत्पादन लागतों में अंतर न्यूनतम होगा, ये भी गलत बात है। और तीसरा जो इसमें अंतर बन रहा है वो बन रहा है दोनों देशों की उत्पादन लागतों में निश्चित रूप से अंतर बढ़ेगा। मतलब हमारी सरकार है, जैसे भारत सरकार, वो हमारे उत्पादकों को तो सहायता प्रदान कर दे कि आप कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसमें उनको मदद कर दे, तो उनकी तो लागत क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। और बाहर का कोई उत्पादक काम कर रहा है तो उस पर सरकार कर लगा दे, प्रतिबंध लगा दे विभिन्न प्रकार के, तो उसकी लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जैसे अपन ईंट बना रहे हैं, एक्स और वाई दो उत्पादक हैं, दोनों ईंट बना रहे हैं, तो एक्स जो है वो तो भारत का उत्पादक है और जो वाई है वो विदेशी उत्पादक है, दोनों ईंट बना रहे हैं। अब एक्स को तो भारत सरकार मदद कर दे ईंट बनाने में, उसको सब्सिडी दे दे, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे दे, पैसा मदद कर दे उसकी कैसे भी, और जो वाई उत्पादक है उसको वो प्रतिबंधित कर दे, उस पर टैक्स लगा दे, विभिन्न कोटा लगा दे, टैरिफ लगा दे, तो उससे क्या होगा? जो वाई उत्पादक है उसकी लागत तो बढ़ जाएगी। तो विकल्प है हमारा कि दोनों लागतों में निश्चित क्या आ जाएगा? अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर होगा आपका, दोनों तो निश्चित रूप से अंतर आएगा। छात्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण में किस प्रकार के चलों का उपयोग किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार के चलों का, क्या वो माइक्रो चल का मतलब है चर से है, वेरिएबल होता है, ये माइक्रो वेरिएबल होता है या मैक्रो होता है? तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो हम 2 या 2 से अधिक देशों की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की बात करते हैं, जबकि माइक्रो मैक्रो का अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। जिसमें व्यक्तिगत अध्ययन होता है वो माइक्रो होता है, जिसमें समूह का अध्ययन होता है वो मैक्रो होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने आप में मैक्रो अवधारणा है, उसके अंदर अनेक वस्तु समूह की बात की जाती है, इसलिए हम इसका जो आंसर होगा सही वो होगा समष्टि परक चर या चल, इसमें बी आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों, यदि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूंजी की गतिशीलता पूर्ण स्वतंत्र होती है तथा जिसके कारण मजदूरी, ब्याज की दर एवं लाभ आदि सभी देशों में समान होते हैं, तब भी विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर के कारण क्या होगा? वस्तुओं की वास्तविक लागत में अंतर होगा। वस्तुओं की वास्तविक लागत में अंतर होगा। समझना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब यह है कि यदि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूंजी की गतिशीलता पूर्ण स्वतंत्र है
कि हमारा श्रम दूसरे देश में जा सकता है, दूसरे देश का श्रम या पूंजी हमारे देश में आ सकती है, तथा जिसके कारण मजदूरी, ब्याज की दर एवं लाभ आदि सभी देशों में समान होते हैं। ठीक है, जो जिस व्यक्ति को ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहां चला जाएगा। तब भी विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर के कारण क्या हो जाएगा, उनकी वास्तविक लागत में अंतर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना अभी आपको, कि जब उसके डोमेस्टिक उत्पादक को किसी प्रकार की सहायता दी जाएगी, मदद की जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसकी जो लागत है वो कम हो जाती है, और जब विदेशी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। इसकी वजह से इसमें अंतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन देखिएगा, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण क्या है? दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या तुलनात्मक लागत का अंतर होता है, क्या निरपेक्ष लागत का अंतर होता है, लागतें समान होती हैं या वस्तुएं दुर्लभ होती हैं? तो छात्रों, दो देशों के बीच में व्यापार का सबसे प्रबल जो कारण बनता है कि व्यापार क्यों किया जाता है, तो वो बनता है लागतों में तुलनात्मक अंतर। हम आगे जाकर डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा तुलनात्मक लागत क्या होती है और निरपेक्ष लागत क्या होती है, सापेक्ष लागत क्या होती है, ये सारे अंतर हम वहां सिद्धांत में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको समझना है कि दो देशों की लागतों में तुलनात्मक रूप से अंतर होता है। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका में कोई वस्तु कम दाम पे बन रही है और भारत में कोई वस्तु ज्यादा दाम पे बन रही है। कुछ कह रहे हो? 25 क्या संजू सैनी कुछ बोल रहे हो? देखिए, दो देशों के बीच में तुलनात्मक लागत का अंतर होता है, इसलिए व्यापार किया जाता है, ये इसका कारण बनता है। इसका जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, तुलनात्मक लागतों में अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप एक देश में लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। सही बात है, लाभ बढ़ेगा, उपभोग का स्तर बढ़ता है, उपभोग का स्तर भी बढ़ता है, हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, उपभोग का स्तर भी बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, और सभी प्रकार के बिंदु सही है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो नंबर 4, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपको किस तरह की लाभ देता है या उसके कारण क्या क्या हो रहा है। तो लाभ बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, तो ये सभी बिंदु सही माने जाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छात्रों हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विभिन्न दशाएं। क्योंकि उद्देश्य की भिन्नता है, मौद्रिक नीतियों में भिन्नता है, मौद्रिक इकाइयों में भिन्नता है, और साधनों की गतिशीलता में भिन्नता है। तो आपका इनमें से कौन सी दिशाएं अलग है और कौन सी दिशाएं समान बन रही हैं? तो इसमें देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये भिन्न है। उद्देश्य की भिन्नता नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो समान है, लाभ कमाना, तो ये तो समानता में काउंट होता है कि दोनों का उद्देश्य ही लाभ कमाना है। बाकी जो मौद्रिक भिन्नता है, मुद्रा इकाइयों की भिन्नता और साधन की गतिहीनता, ये 3 प्रकार की भिन्नताएं बन सकती हैं जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग करता है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग करता है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ये वाला आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों हमारा, विभिन्न देशों की मुद्रा प्रणाली में भिन्नता, स्वतंत्रता और मौद्रिक नीति का अनुसरण, मूल्य स्तर में अंतर तथा राजस्व व्यवस्था में भिन्नताओं का परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है भाई, ये कह रहा है इन बातों के आधार पर भिन्नता है, तो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत क्या अलग सिद्धांत बनता है क्या? तो इसमें आपका सेकंड विकल्प बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। जब इस प्रकार की भिन्नताएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होती है तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके बाद ये जोड़े मिलान करने, आपको दोनों स्लाइडों को आप देख लेना, जोड़ा का मिलान कीजिए। भाग ए है और भाग बी जो है इसका वो सेकंड स्लाइड पर मिलेगा आपको।
तो जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर विभिन्न स्थानों के बीच होता है तो कौन सा व्यापार कहलाता है? सलोनी, जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर्गत या विभिन्न स्थानों के बीच होता है कौन सा व्यापार होगा? अंतर क्षेत्रीय, क्योंकि देश की सीमा के अंदर हो रहा है। अंतर क्षेत्रीय, एब्सोल्यूट राइट, अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा, बिल्कुल सही बात है। और बाहर होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। शिवानी बताना सेकंड विकल्प इसका जो मिलान करने का वो भी मैं उसमें दिखाई देंगे, ठीक है ना? शिवानी सुन पा रही है मुझे? शिवानी शर्मा, हाँ सर। शिवानी नहीं है? स्वाति है? चलो कृष्णा। यस सर। बेटा सेकंड विकल्प है इसमें, यदि सूरत में बने हुए वस्त्र दिल्ली व मुंबई जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सूरत में कपड़ा बन रहा है, हाँ अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही वो कपड़ा जा रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वो भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार ही होगा, ठीक है? अगला विकल्प है इसका तीसरा, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार हो तो उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, ठीक है? और चौथा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के तुलनात्मक अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है? भाग दे इसके, और इसका जो सेकंड स्लाइड है उसमें आप यहां मिलान कर सकते हैं ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं, और उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करता है। चौथा जो आंसर है ना उसका तो फर्स्ट हो जाएगा, पहले का आंतरिक व्यापार हो जाएगा, तीसरे का अंतर क्षेत्रीय हो जाएगा, ऐसे करके मिला के तुम्हें आप राइट निशान लगा लेना, ठीक है? इसके कुछ ये क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, ये सब बुक्स में दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। अब देखिए आपका ये पहला जो चैप्टर था ना ये तो कंप्लीट हो गया है, इसमें यदि आपको किस तरह की समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। अब इसके बाद अपन सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, वो अपना है थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसको मैं आपको कल लूंगा क्लास, ठीक है ना? आपको कुछ पूछना है तो आप बोलिए। कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना आपको? चलो फिर एग्जिट हो जाइए आप। ओके सर। थैंक यू।